नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ज्यादा जोखिम लेने वालों के लिए सेबी ने एक नए एसेट क्लास का प्रस्ताव दिया है। ये नया एसेट क्लास म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस के कुछ बीच के अंतर को कम करने की कोशिश करेगा। इस नए एसेट क्लास से निवेशकों को निवेश का एक और विकल्प मिलेगा और अगर ये प्रस्ताव अमल में आ जाता है तो ज्यादा जोखिम लेकर निवेश करने वालों को इससे फायदा मिलेगा। तो क्या है ये नए एसेट क्लास का प्रस्ताव, क्या इसके फायदे हो सकते हैं और सेबी का इस एसेट क्लास पर विचार करने के पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी हमारे साथ है, उनसे खास चर्चा रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे नया एसेट क्लास क्या है खास। और क्षितिज महाजन सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, इनसे भी हमारी खास चर्चा रहने वाली है। निरंजन, आपके पास सबसे पहले हम आए और समझने की कोशिश करें कि सेबी का ये प्रस्ताव देना कि एक नया एसेट क्लास हो जो ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशक है उनके लिए एक नए एसेट क्लास का प्रस्ताव, सबसे पहले जरा समझाइए कि क्या कहा है सेबी ने। श्योर, थैंक्स स्वाति जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक काफी महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है। अभी तो ये प्रपोजल है, लेकिन जब आएगा एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है। आज के तारीख पे अगर हम लैंडस्केप देखें इन्वेस्टर्स के लिए तो तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। एक म्यूचुअल फंड्स है, एक पीएमएस है जो कि 50 लाख के ऊपर अगर निवेश किसी को करना है तो वो अवेलेबल है, और एक एआईएफ है जिसमें कैट 2 एंड कैट 3 एएएफ्स जो एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स जो है, जो इन्वेस्टर्स इसका यूज कर रहे हैं पिछले काफी सालों से, ये एक रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अपील करता है। लेकिन इस बीच में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 50,000 या 100 रुपए से निवेश कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली जो पीएमएस है उसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख होती है। क्योंकि पीएमएस में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज हो सकती है जहां पर हाई रिस्क लिया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं। एआईएफ में लॉन्ग शॉर्ट जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रेटेजीज होती है। म्यूचुअल फंड में काफी ये सब चीजें हम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए भी ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये आम आदमी के लिए, एक छोटे निवेशक से लेके बड़े निवेशक के लिए एक सिंपल प्रोडक्ट है। लेकिन इस बीच में एक गैप है जहां पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो एचएनआई इन्वेस्टर्स या बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है, वो ये प्रोडक्ट न्यू एसेट क्लास जिसको सेबी कह रहा है वो हो सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, ना कि 50 लाख जो पीएमएस में है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पर, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हम नहीं कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर हमें बनाना है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाना है। लॉन्ग शॉर्ट यानी आज आपने कोई एक स्टॉक खरीदा है, लेकिन उसके सामने अगर आपको कोई एक सेक्टर या स्टॉक बेचना है और उससे भी पैसे कमाना है तो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी होती है। क्रेडिट साइड में, यानी जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें लोअर क्रेडिट रेटिंग के पेपर्स थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर हम पोर्टफोलियो में लेकर ज्यादा निवेशक को ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे काफी चीजें हम इस न्यू एसेट क्लास में कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रहेगा, ताकि जो आम निवेशक है, जो नए निवेशक है म्यूचुअल फंड्स में आ रहे, वो गलती से इसमें ना आ जाए। एट द सेम टाइम जो मजे हुए इन्वेस्टर्स है जिनको ये सब इन्वेस्टमेंट्स करना है, उनके लिए एक नई एसेट क्लास जो है ये कारगर साबित हो सकती है। और एसेट मैनेजर्स के लिए भी नए नए जो स्ट्रेटजीज उनको लाने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास या व्हीकल जिसे मैं कहूंगा वो हो सकता है। ओके, क्षितिज भी हमारे साथ, क्योंकि पीएमएस को वो मैनेज करते हैं, उनसे समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा निरंजन ने भी बताया क्षितिज, एक बहुत बड़ा गैप है अभी म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में। एक बहुत छोटा टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक बहुत बड़ा टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप 250 रुपए मात्र महीना से आप निवेश, एक रिटेल निवेशक कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ पीएमएस में आपको मिनिमम 50 लाख की राशि चाहिए इन्वेस्ट करने की। तो बीच का जो एक अंतर था वो बहुत बड़ा था।
कौन सा ऐसा तबका है इन्वेस्टर्स का आपको लगता है जो आकर्षित हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कैटेगोरिकली कहा गया है ज्यादा जोखिम वाले निवेशकों के लिए ये करना होगा आपको कैटेगराइज, ये जोखिम में आपको बताना होगा दैट दिस इज फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। नमस्ते स्वाति। एंड आई थिंक एक बहुत वेलकम स्टेप लिया है सभी ने। जब हम बात कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन की इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या पीएमएस में, सो म्यूचुअल फंड हो या पीएमएस हो या एएफ हो, ये सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं जो आपको एक एवेन्यू देते हैं ताकि आप अपना गोल प्लान कर सके एंड डिफरेंट रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ आते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी जैसे निरंजन ने बोला उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो हो सकता है कल को आने वाले टाइम में रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी में करना चाहते हैं। पर उसके लिए एक सही मॉडलिंग जो है उसके लिए करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइज वे में या तो पीएमएस प्लेटफॉर्म है या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अब इसका मेन पर्पस हमें समझना जरूरी है कि सेबी का एक बहुत इंडिकेशन रहता है कि कैसे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट या इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट किया जाए। तो काफी जो अनऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स को लेके चल रहे हैं, चाहे वो क्राउड फंडिंग में रियल एस्टेट को लेके चल रहे हैं, या वो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज में चल रहे हैं, उनको कर्व करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म देने के लिए उन क्लाइंट्स के लिए जहां पे वो 50 या 1 करोड़ की स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर उनके पास स्पेयर फंड्स हैं और उनका रिस्क एपेटाइट है कि वो एक बेटर रिस्क लेके थोड़ा बेटर यील्ड अपना कर सके, उसमें वो आना चाहते हैं। तो सेबी ने ये एक स्टेप लिया है जो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। ये एक इनिशिएटिव है जहां पे काफी क्लाइंट्स जो जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बेटर है, काफी यंगस्टर्स आप देखेंगे जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्टेप लेके आया है। और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी है सेबी ने विज़ म्यूचुअल फंड रखा। म्यूचुअल फंड आपके अंदर ही है पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जहाँ पे नॉर्मली म्यूचुअल फंड में एक विड्रॉल्स का एक डेली का होता है, यहाँ पे हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो एएफ में है वो दी गई है। मंथली डिस्क्लोजर्स की बात करी गई है। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है स्वाति, और मुझे लगता है ये काफी काफी यंगस्टर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग में लेके आएगा और काफी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा कि वो जो हमारी ये रन ऑफ द मिल काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है और जिसमें अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, पर जब मार्केट अच्छा नहीं होता तो वो एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेस। तो उसके लिए ये एक बेटर एक प्रोपोजिशन है जहाँ पे एक रेगुलेशन भी है, सेबी का पूरा का पूरा एक प्रोसेस भी है, एंड म्यूचुअल फंड हाउस अदरवाइज ऑल्सो एक पूरे ओरिएंटेशन राइट ओरिएंटेशन के साथ पैसा मैनेज करता है। आप देखें अगर ओवरऑल जिस तरह का उन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि कौन से लोग उसे मैनेज करेंगे, वो भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि दैट ये बहुत सीरियस तरीके से सेबी इसको प्रोपेगेट करना चाहता है और बहुत हद तक लोगों के पैसे को एक सही डायरेक्शन में लेके आना चाहता है। ओके निरंजन, अब जरा ये बताइए, हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे कि म्यूचुअल फंड और जब हम एक नए एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ प्रस्ताव मांगे गए हैं, उसके बाद इस पर जब जवाब आएंगे और उसके बाद इसको पूरी तरह अमल में लाया जा सकता है और विद जो भी चेंजेस रहेंगे, क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजेस है जो हमारे निवेशक जो दर्शक है उनको मालूम होना चाहिए? 3-4 की चीजें है इसमें। अगर हम इक्विटी स्ट्रक्चर्स की बात करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इक्विटी की भी हो सकती है, डेट की भी हो सकती है। इक्विटी में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो होगा कंसंट्रेशन का। एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड, एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आप 10% से ज्यादा कोई एक सिंगल स्टॉक में नहीं जा सकते। यहाँ पे वो लिमिट बढ़ाकर 20% कर दी है और विथ अप्रूवल 25% तक। तो आप सोचिए टेक्निकली 5 से 6 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बन सकता है, 10 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बन सकता है। आज के तारीख पे म्यूचुअल फंड में मिनिमम जो है जनरली फोकस्ड फंड्स में होता है 30 स्टॉक्स। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है जिसमें डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है, रिटर्न का भी की भी उम्मीद हम ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन रिटेल निवेशक को इससे बाहर रखने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर 10 लाख होंगे। एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड्स में देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस कि आप AA या सिंगल ए पेपर में सिंगल इश्यूअर में कितना निवेश कर सकते हैं। जैसे सिंगल ए पेपर में लगभग
6 से 8% के आसपास है नॉर्मल म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर वो लिमिट डबल कर दी है। प्लस AA रेटेड पेपर्स में भी लिमिट जो है वो बढ़कर लगभग 18 से 20% के आसपास है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन इवन इन दी क्रेडिट साइड, जो लोअर रेटेड पेपर्स है जिसमें थोड़ा ज्यादा यील्ड होता है, वहां पर इसकी लिमिट बढ़ाई गई है। तो सेक्टर लिमिट्स, एक सेक्टर लिमिट जो होती है डेट म्यूचुअल फंड में वो 20% होती है, यहाँ पे 25% है। सो ऐसे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे कार्व आउट किए गए हैं, जिससे जैसे क्षितिज ने अभी बताया, यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स को और एएमसीज को, ताकि वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज ला सके निवेशकों के लिए, जिसमें मेन मोटो वही है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क और थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी की उम्मीद रख सकते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में। बाकी सारे रेगुलेशंस, वेदर इट इज मे बी एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेशन, अभी तक ऐसी उम्मीद है जिस हिसाब से ड्राफ्ट देखा गया है कि ये सब एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के आसपास ही रहेगा, और इसीलिए इसको एक विद इन म्यूचुअल फंड कंपनी एक सेपरेट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के तौर पर देखा जा रहा है। और सेम इन्वेस्टमेंट टीम या उसके अंदर कोई एक अलग इन्वेस्टमेंट टीम, लेकिन विद सेम मैनेजमेंट, सेम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इस प्रोडक्ट को भी रन किया जाएगा। और निरंजन, मैं आप ही से फॉलोअप सवाल जानना चाह रही हूँ कि एज एन एएमसी क्या तैयारी रह सकती है, क्योंकि डेफिनेटली इस पर जब एक राय मांगी गई है तमाम इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, तो एक एएमसी लेवल पर क्या आप सुझाव देंगे और क्या तैयारी आपको लगता है इसमें करनी होगी, बिकॉज इट्स अ न्यू एसेट क्लास ऑल टुगेदर, जिसकी ब्रांडिंग और रिस्क पैरामीटर्स है वो बिल्कुल प्रॉपरली आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आई थिंक सो सेबी ने काफी सूझबूझ कर सोच कर ये रिकमेंडेशंस और प्रपोजल लाया है। इनफैक्ट पिछले 1-2 सालों से ऑलरेडी सेबी ने कंसल्टेशंस लिए थे। आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ दोस कंसल्टेशंस कि कौन से हाई रिस्क कैटेगरी में स्ट्रेटजीज हो सकती है। एम्फी के तरफ से, एएमसीज और इंडस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी काफी सुझाव जा चुके हैं। इसमें ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि विद इन दिस कैटेगरी कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सेबी अलाउ करेगी या रेगुलेटर अलाउ करेगा। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एएमसी के ओर से आई थिंक सो इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। काफी सारे आइडियाज हैं जो हम डेफिनेटली कोई और शो में बात कर सकते हैं। लाइक लॉन्ग शॉट एक स्ट्रेटेजी है, क्रेडिट साइड पर एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी कम होती है। यहाँ पर आप गेटिंग कर सकते हो रिडम्पशंस के लिए 1 साल 6 महीने तक, जो बीच में एग्जिट पीरियड बिना आप फंड चला सकते हो। तो काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी है और काफी सारे पॉसिबिलिटीज है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, जो आज निवेशक की मांग है। और जो क्षितिज ने जैसे बताया, मेन मुद्दा यहाँ पर वही है कि जो ये निवेशक है ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के और ज्यादा रिटर्न के दे आर गेटिंग ड्रॉन फॉर हायर रिटर्न्स, लेकिन वहां पर जाकर वो गलती कर देते हैं क्योंकि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज मिलेंगे। इसलिए एएमसी के ओर से आई थिंक सो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टर्स एंड द ओवरऑल इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो और सेबी ने एम्फी से और साथ ही जो एएमसीज हैं उनसे इसके स्ट्रक्चर और एसेट एलोकेशन जो नई कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग सजेशंस मांगे हैं, जो कि फीडबैक और सजेशन अगस्त 6 तक सेबी को देने के लिए कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे दोनों एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। तो सेबी ने एक नए एसेट क्लास म्यूचुअल फंड पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का बीच का जो दायरा है या जो बीच की जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश की गई है। उसके बीच में 10 लाख के मिनिमम निवेश के लिए एक नए एसेट क्लास को तैयार करने की बात कही गई है। क्षितिज महाजन हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, और एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी से हमारी खास बातचीत चल रही है। क्षितिज, कुछ आपको इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू एसेट क्लास, जो आपको लगता है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में शुरुआत में कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे पार पाना पड़ सकता है शायद सेबी को यहाँ पर,
in order to introduce a new asset class? स्वाति बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस कैटेगरी में वो जाना चाहेंगे। भाई आप आज देखें, ये बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जो जो क्लाइंट्स एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में, पर उनके पास एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। या तो आपके पास 1 CR की राशि हो, अगर आप लेट्स से अनलिस्टेड में करना चाहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं, या आप रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी करना चाहते हैं, या 50 लाख हो अगर आप स्टॉक्स खुद ना करके एक किसी को देना चाहते हैं अपने लेवल पे और चाहते हैं वो आपके लिए मैनेज करे पीएमएस रूट के थ्रू, या फिर अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म है तो अब से भी किन किन प्रोडक्ट लाइन को लेके आएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एक विंडो ओपन करता है जहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अनलिस्टेड हो सकता है, रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी हो सकता है आपका, प्राइवेट इक्विटी हो सकता है आपका, रियल एस्टेट फंडिंग हो सकता है आपका, जहाँ पे आप रियल एस्टेट कमर्शियल्स को लेके आप कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। सो लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, जैसे कि पहले भी हमने बात करी है। तो आई थिंक ये डिफाइन करेंगे पहले वो कि कौन सी चीज करें। अब कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनके पास वो बैंडविड्थ या स्ट्रेंथ है जो वो कर सके। सो डिपेंडिंग ऑन, अब लॉन्ग शॉर्ट फंड सभी एमसीज के पास नहीं है, कुछ एमसीज के पास है। एडवाइस का लॉन्ग शॉर्ट फंड है, एक दो और एमसीज के अच्छे लॉन्ग शॉर्ट फंड्स हैं, बट नॉट दैट सबके पास लॉन्ग शॉर्ट फंड्स हैं। तो उनके पास वो एक्सपर्टीज है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। सो आई थिंक इनिशियली अभी ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है, बट इसमें अभी बहुत समय लगेगा कि कौन सी एमसीज क्या प्रोडक्ट लाइन चूज करती है, उसके पास उतनी एक्सपर्टीज है कि नहीं। अगर आपने देखा, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो फंड मैनेजर या सीआईओ रहेंगे, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5,000 करोड़ का एसेट पहले मैनेज किया होना चाहिए। फंड मैनेजर का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3,000 करोड़ का एसेट पहले मैनेज किया होना चाहिए। तो अभी ये कैटेगरी जो है इतनी पॉपुलराइज नहीं है हमारे सिस्टम में। अब कितने एआईएफ के फंड मैनेजर्स होंगे जो छोड़ के आना चाहेंगे म्यूचुअल फंड साइड पे, वो देखना पड़ेगा। सो अभी इट विल टेक सम टाइम, कौन सी एमसीज इसमें पहला स्टेप लेंगी। सो अच्छा इनिशिएटिव है, बट पूरा ओवरऑल सेटअप Right. करने में इसमें बहुत समय लगेगा। तो ओवरऑल सेटअप आप कह रहे हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, पर डेफिनेटली गुड डिसीजन इन राइट डायरेक्शन जरूर लग रहा है निरंजन, और जैसा क्षितिज ने बताया। पर ये तो हमने नए एसेट क्लास की बात की, अभी क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी क्योंकि 6 अगस्त तक तो सजेशंस ही देने हैं इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को, और जैसे इस पे कुछ क्लैरिटी आती है हम डेफिनेटली इस पर फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अभी बजट का भी है, निरंजन, इस पर भी थोड़ा आपसे बातचीत करना जरूरी है कि ये जो बजट जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इंतजार, जो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होगा, आपको लग रहा है कुछ इस बार ऐलान हो सकते हैं आप, या आपके एक्सपेक्टेशंस हो इस बार के बजट से? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तरफ से तो 2-3 ही एक्सपेक्टेशंस है। एक जो डेट टैक्सेशन लास्ट ईयर चेंज हुए थे, उसमें अगर कुछ क्लैरिटी मिले। दूसरा, बिकॉज वो डेट टैक्सेशन चेंज हुए थे, उसके कारण कई ऐसे कैटेगरीज थी, जैसे फंड ऑफ फंड्स है, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स है, जहां पर अभी जस्ट निवेश लोगों का स्टार्ट हुआ था, वहां पे काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि अनइंटेंशनली वहां पर कुछ टैक्सेशन चेंजेस हुए। वहां पर जो क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा निवेशकों के लिए। दूसरा, जो हम काफी टाइम से या काफी समय से बात कर रहे हैं कि एलटीसीजी टैक्सेशन ऑन इक्विटी आए ना आए, हमारी उम्मीद है कि वो ना आए, क्योंकि कैपिटल मार्केट अभी बढ़ रहा है इंडिया में, वी आर स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज, क्योंकि कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आई थिंक सो टैक्स रिलीफ फॉर मे बी लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास टैक्स पेइंग सिटीजन्स, क्योंकि कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में, कंजम्पशन जो साइड है वहां पर थोड़ा सा मे बी बूस्ट की जरूरत है, एंड इट विल हेल्प दी ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि सरकार के पास भी कुछ एडिशनल फंड्स है। तो इस फंड्स को वो कैसे यूज करेंगे इस बजट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट की ओर से आई थिंक सो एटलीस्ट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स इस गवर्नमेंट में हमने देखा है स्टेबिलिटी काफी रही है, एंड जनरली इलेक्शंस हैव बिकम अ नॉन इवेंट एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, क्योंकि दे हैव यूज्ड अदर places also and other times also to do more reforms, but ये 2-3 चीजें हैं जो हम देखना चाहेंगे बजट में, इस पर क्या करते हैं। बिल्कुल। और क्षितिज, आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड मूव्स या फिर उम्मीदें इस बार के बजट में? स्वाति, मुझे लगता है रूरल कंजम्पशन पे थोड़ा थ्रस्ट रहेगा, लॉट ऑफ ड्राइव रूरल सेक्टर पे रहेगा गवर्नमेंट का।
तो वहाँ पे आपको दिखेगा कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स, ऑटोज, टू व्हीलर, वो एज ए सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट पुश है ही है, दे आर वेरी क्लियर दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना ही देना है। तो आप यू माइट सी कि 14 अभी सेक्टर्स हैं जिसमें पीएलआई दिया उन्होंने, एक दो सेक्टर्स उसमें ऐड हो सकते हैं। जैसे निरंजन ने बोला, मुझे लगता है एसबीआई ने भी एक पिटीशन अपना फाइल किया है विद आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट डिपॉजिट्स पे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना चाहिए। हो सकता है इंडेक्सेशन फिक्स इनकम में या फिर साथ में डिपॉजिट में वापस आ जाए और टैक्स का बेनिफिट आए, ताकि जो लोग डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कूपन इतना कम है कि वो फूड इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, तो उसका कुछ बेनिफिट मिले साथ में। साथ में सीम्स मुझे नहीं लगता कि इक्विटी टैक्सेशन का कोई टिंकरिंग होगा, ना ही ऊपर पॉजिटिव होगा ना ही कोई नेगेटिव होगा, जो है वो स्टेटस को रहने वाला है। हो सकता है लोअर स्टार्टअप पे थोड़ा और लिमिट बढ़ाएं, बिकॉज जीएसटी कलेक्शन इनका अच्छा है, तो हो सकता है उस लेवल पे भी काम करें। एंड ओवरऑल को ज्यादा टिंकरिंग नहीं होना चाहिए टैक्स स्ट्रक्चर के साथ। ब्रॉडर मेरा यही थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल, तो ये रही बजट से उम्मीदें, बस कुछ दिन का और इंतजार और फिर पता चल जाएगा कि इस बार के बजट में क्या होने वाला है खास। और साथ ही चर्चा की हमने नए एसेट क्लास को लेकर, जिस पर सेबी ने मांगे हैं प्रस्ताव। बहुत धन्यवाद करेंगे निरंजन और क्षितिज आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी।